हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसके लिए हमारा जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5 है हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया था और हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें से हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसका मकसद ये नहीं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका एक जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़िए, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को अनुमान लग पाएगा कितने लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जो लोग भी रीट की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि ईवीएस है जिन लोगों का, या फिर साइंस मैथ वाले, या फिर एसएसटी वाले जो लोग हैं, सीडीपी, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के आपको क्या करना है, कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट पहले लगाना है, उसके बाद फिर तैयारी करनी है। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका एक अनुभव डेवलप होगा और इसके माध्यम से आप लोग जो है तैयारी और अपनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पे जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजनात्मकता के विकास में निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा करती, जबकि खेल के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास होता है, भाषण के माध्यम से, कहानी लेखन के माध्यम से। अब सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता में जैसे कि बच्चे कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई चीज़ क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, किसी चीज़ का जो है चिंतन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। मतलब किसका विकास किया था फ्रोबेल ने? व्यवसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन का, किंडरगार्टन का। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण क्या है? यहाँ पे निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र रंगना। तो यहाँ पे संश्लेषण की एग्जाम्पल हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना, प्रमेय सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, यहाँ पे हो जाएगा दिशा होती है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है या फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो जैसे केंद्र है तो केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है ऐसे, इस प्रकार लंबवत रूप में। कैसे? लंबवत रूप में, लंबवत रूप में। और इसे कहता है जो सिद्धांत है सिर से पैर का, इसे कहते हैं सिरोपुच्छ, सिरोपुच्छ का सिद्धांत कहते हैं इसको। सिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बच्चे का विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है, या फिर इसे ही, ये जो सिर से पैर की ओर विकास होता है मस्तकाधोमुखी कहते हैं। इसे सिद्धांत, यही जो सिद्धांत हमारा सिर से पैर की ओर का, इसे कहते हैं मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं सारे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास बात की जाए तो वंशानुक्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है जो विकास होता है बच्चे का। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है,
मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सभी कार्य दिए गए सभी किए जाते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करता है और बच्चे इसमें से सहज रूप से चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन में स्पष्टता, लेखन में स्पष्टता। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा जो है क्लास में देर से आ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को कारण जानने की चेष्टा करेंगे, किस वजह से वो देर से आ रहा है, क्या कमियां हैं उसके अंदर, तो सभी चीज़ें जानने की हमें जो लोग क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अब देखो, शिक्षा का उद्देश्य से केवल यह नहीं होता कि बच्चे को जो सब्जेक्ट है वही मतलब पूरा करवा दिएगा, रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम ले लिएगा, रिजल्ट दे दिएगा, ये तात्पर्य नहीं होता, बल्कि जो शिक्षा का विकास होता है, जो शिक्षक उद्देश्य होता है वो यह होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, बच्चे का शारीरिक विकास भी किया जाए, उसके माध्यम से संवेगात्मक विकास किया जाए, सामाजिक विकास किया जाए, मतलब संपूर्ण विकास किया जाए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में से लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या फिर उसकी उपेक्षा करना। तो यहाँ पे जितने भी देखो निगेटिव वर्ड आते हैं तो वो वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है। जैसे कि उपेक्षा करना, मतलब उपेक्षा का तात्पर्य होता है किसी की निंदा करना। दंड देना, अभिभावकों से बात करना, अगर कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, शिक्षक है तो शिक्षकों को सारी चीज़ें डील करनी है, अभिभावकों को बीच में नहीं लाना है, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ को याद करने की बात की जाए, किसी चीज़ को जो है किसी को पुरस्कार देकर सिखाने की बात की जाए, किसी को दंड देकर सिखाने की बात की जाए, तो ये सारे ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। तो इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर व्यक्तिगत असफलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि संपूर्ण पद्धति असफल है। क्या है? संपूर्ण पद्धति जो है असफल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, या फिर आज्ञाकारिता। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। अब यहाँ पे अगर एक ऑप्शन होता कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन हम लोग टिक कर देते कि इनमें से सभी चीज़ें जो हैं एक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इन ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसे कहा जाएगा कि रुको तुम, हम कक्षा के बाद इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब देखो उसी टाइम के लिए क्यों नहीं उत्तर देना चाहिए? क्योंकि जो अन्य बच्चे हैं तो वो भी डिस्टर्ब होंगे एक की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है,
कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या फिर समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब यहाँ पे बात कीजिए, जो 12 वर्ष का बच्चा होगा, 6 से 12 वर्ष का बच्चा, तो बाल्यावस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा वह। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं, तो इस बाल्यावस्था की विशेषता होती है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। श्रम की स्फूर्ति अगर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि विद्यार्थी जो है खुद चीज़ें करके सीखें। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर हो जाए कि बाल विकास की परिभाषा यहाँ पे है, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है इससे, यह बच्चों को अप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान का मेन तात्पर्य यही होता है कि बच्चों की रुचियाँ, जो बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनको एक शिक्षक समझ सके। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान का जो है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए, बच्चे को समझने की प्रवृत्ति होना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, या फिर बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समकक्षी के लिए बेचैनी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी कौन सी अवस्था में होती है? तो उसका आंसर हो जाता है बाल्यावस्था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सक्रिय शब्द लग जाए कि समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बच्चे, तो इसका आंसर हो जाता है फिर किशोरावस्था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मनोचित्रण का संदर्भ है, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है यह, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, या फिर मन के कार्य का अन्वेषण करना। तो मनोचित्रण से तात्पर्य होता है मन के कार्यों का अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो बालिका शिक्षा देना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहेंगे इसको? प्राकृतिक बुद्धि। और एक पॉइंट ये नोट करना है आपको कि बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था और मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समायोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए किसके लिए सारे कार्य किए जाते हैं? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग जो है उपलब्ध कराने के लिए। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो इसे कहा जाता है नैतिक तर्कणा। क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।